हाय एवरीवन, वेलकम टू बूस्टर डोज नंबर 3। बिफोर वी स्टार्ट मेरे को कुछ चीज आपको कम्युनिकेट करना है। नंबर वन, ये वाले बूस्टर डोज में रिलेटिवली क्वेश्चंस थोड़े कम होंगे, 20-21 क्वेश्चंस, क्योंकि थोड़ा सा टाइम कंस्ट्रेंट था तो मैं ज्यादा क्वेश्चंस एक्यूमुलेट नहीं कर पाया। एंड मंडे ऑनवर्ड से रिलेटिवली क्वेश्चंस के थोड़े क्वांटिटीज को बढ़ा देंगे हम लोग, ठीक है। मेरे को काफी लोग कह रहे थे सर थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए ना, तो मैं बढ़ा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे 20-21 क्वेश्चंस रहेंगे, अभी ये करते हैं, राइट, एंड देन डायरेक्टली मंडे से वापस से वीडियो आना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बूस्टर डोज नंबर 3 करते हैं। होप आप सबका प्रिपरेशन बहुत बढ़िया चल रहा है, राइट, ये मैं उम्मीद कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर वन, इन अ डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट दैट इज सब्जेक्ट टू नोवेशन। नोवेशन का मतलब होता है कि यार रिप्लेस करना, ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट को रिप्लेस कर देता है विद न्यू कॉन्ट्रैक्ट। सर कौन रिप्लेस करता है? सेंट्रल काउंटर पार्टी रिप्लेस करता है। फॉर एग्जाम्पल, ए, बी, ए ने सपोज एफ प्लस किया, बी ने सपोज एफ माइनस किया, राइट। ए ने फ्यूचर्स को बाई किया, बी ने फ्यूचर्स को सेल किया, या फॉरवर्ड को बाई किया, बी ने फॉरवर्ड को सेल किया। अब सेंट्रल काउंटर पार्टी बीच में आता है। सेंट्रल काउंटर पार्टी ए को बोलता है, सुनो ए, आपने फॉरवर्ड बाई किया है ना, तो आपका काउंटर पार्टी मैं हूं, तो मैं आपके लिए फॉरवर्ड सेल कर देता हूँ। और बी को बोलता है कि आपने एफ फॉरवर्ड सेल किया हुआ है ना, तो सीसी बोलता है मैं आपके लिए काउंटर पार्टी हूँ, तो मैं फॉरवर्ड बाई कर रहा हूँ। तो इससे क्या हो, जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट था ना ए और बी के बीच में, उसको सब्सटीट्यूट किया सेंट्रल काउंटर पार्टी ने। इसी को नोवेशन कहते हैं, राइट। तो सेंट्रल काउंटर पार्टी ठीक अपोजिट पोजीशन ले लेता है। देखो ना, ए के लिए अब ए किसको पहचानता है? सेंट्रल काउंटर पार्टी को। और बी भी किसको पहचानता है? सेंट्रल काउंटर पार्टी को, राइट। तो इन अ डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट दैट इज सब्जेक्ट टू नोवेशन, अ सेंट्रल, डायरेक्टली मेरा ध्यान सी में जा रहा है, अ सेंट्रल क्लियरिंग हाउस टेक्स द ऑपोजिट पोजिशन टू बोथ द बायर एंड द सेलर। इट्स लाइक सेंट्रल काउंटर पार्टी एक्ट्स एज अ सेलर टू एवरी बायर एंड बायर टू एवरी सेलर, राइट। बी के लिए वो बायर बन गया, ए के लिए वो सेलर बन गया। सी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर टू, a borrower under a repurchase transaction would like to borrow exactly $1 lakh. If the repo haircut is 3%, the borrower must provide as collateral bonds worth rupees. अगर किसी का मतलब वैसे सीएफ लेवल हुआ है नहीं हुआ, इट डजेंट मैटर। ये वाला क्वेश्चन तो एकदम वैसे कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। मेरे को 1 लाख रुपए बोरो करना है, और ऑब्वियसली बोरो करना है तो मेरे को कुछ कोलेटरल जमा करना पड़ेगा। तो बोल रहा है यार कितने का कोलेटरल रखें जिससे कि हेयर कट यू नो डिडक्ट होके मेरे हाथ में 1 लाख आए, राइट। 1 लाख बोरो करना है और मेरे को ऑब्वियसली जो लेंडर है उसके पास कोलेटरल जमा करना पड़ेगा। तो सर कितने का कोलेटरल जमा करे जिससे कि वो लेंडर हेयर कट काट के मेरे को 1 लाख दे? तो लेट दैट बी एक्स मान लो आप। सर x रुपया का कोलेटरल जमा करूंगा, उसमें 3% कट होगा। 3% कट होगा मतलब फैक्टर बन जाएगा 0.97, एंड कट होने के बाद हम चाह रहे हैं 1 लाख आए, राइट। मैं फॉर्मूला लिख सकता हूँ, लेकिन क्यों लिखूं? जहां पे फॉर्मूला के बिना ही कॉमन सेंस चलता है वहां पे फॉर्मूला क्यों लिख के अननेसेसरी का कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाएं हम? ठीक है, तो 1 लाख डिवाइड बाई 0.97 करो तो 1,03,092, 1,03,092 पॉइंट समथिंग है, 0.78 समथिंग। कहने का मतलब ये है सर, 1,03,000 से ज्यादा का कोलेटरल रखना पड़ेगा, मोर देन 1,03,000। Question number three. Which of the following real estate investment vehicles or strategies is most likely to provide a risk return profile similar to that of the equity investments? Okay. सर कैसे टाइप के रियल एस्टेट व्हीकल्स में पैसा इन्वेस्ट करें जिससे कि इक्विटी टाइप रिस्क रिटर्न हो? तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स आर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। सबसे लेस रिस्की इज कोर, उससे थोड़ा सा ज्यादा रिस्की इज कोर प्लस, उससे थोड़ा सा ज्यादा रिस्की is your value add, एंड सबसे ज्यादा रिस्की इज अपॉर्चुनिस्टिक। ये रियल एस्टेट के स्ट्रैटेजीज है। सबसे लेस रिस्की कोर, उससे ज्यादा रिस्की कोर प्लस, उससे भी ज्यादा रिस्की वैल्यू एड, उससे भी ज्यादा रिस्की अपॉर्चुनिस्टिक। तो अगर आप वैल्यू एड या अपॉर्चुनिस्टिक टाइप रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स में इन्वेस्ट करते हो ना कहीं रिस्क बढ़ता है, तो आपको इक्विटी का रिस्क एंड रिटर्न प्रोफाइल मिलता है। क्वेश्चन ने क्या बोला है? Which of the following real estate investment vehicles is most likely to provide a risk return profile similar to that of an equity investments? Core strategies तो less risky होते हैं, इसमें बॉन्ड टाइप रिटर्न आपको मिलता है, रिस्क रिटर्न प्रोफाइल।
वैल्यू एड स्ट्रेटेजीज, वैल्यू एड बोल लो, वैल्यू एड या फिर अपॉर्चुनिस्टिक बोल लो, इसमें आपको इक्विटी के जैसा रिस्क एंड रिटर्न प्रोफाइल मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 4, assuming a forecast object will converge to a historical base rate। हिस्टोरिकल बेस रेट का मतलब, सपोज आप एक पर्टिकुलर कंपनी का फोरकास्टिंग कर रहे हो, फोरकास्ट ऑफ सेल्स कर रहे हो, तो सर आगे उसका सेल्स क्या रेट से ग्रो करेगा, तो आप ये देख रहे हो कि यार वो पर्टिकुलर कंपनी कौन से इंडस्ट्री में है, उस इंडस्ट्री में ऑन एन एवरेज सेल्स क्या रेट से ग्रो कर रहा है, तो वही रेट आप अज्यूम कर रहे हो फॉर द पर्पज ऑफ फोरकास्टिंग दैट पर्टिकुलर कंपनी का सेल्स। अगर आप ऐसा अज्यूम कर रहे हो, इसका मतलब आप हिस्टोरिकल बेस रेट यूज कर रहे हो। हिस्टोरिकल बेस रेट का मतलब ये है कि सब पर्टिकुलर कंपनी का अगर वेरिएबल्स को फोरकास्ट करना है तो हम लोग क्या रेट लेंगे, वो पर्टिकुलर कंपनी जो इंडस्ट्री में है वो इंडस्ट्री क्या रेट से ग्रो कर रहा है, राइट, वो इंडस्ट्री का सेल्स क्या रेट से ग्रो कर रहा है, इंडस्ट्री का क्या वो इंडस्ट्री का कैश फ्लो क्या रेट से ग्रो कर रहा है, वही रेट को कंसिडर करना, मतलब हिस्टोरिकल बेस रेट यूज करना है। अब हिस्टोरिकल बेस रेट हम कब यूज करते हैं, हम उन कंपनीज के केस में यूज करते हैं जो मेच्योर्ड इंडस्ट्रीज को बिलोंग करते हैं, राइट। लेकिन जो ऐसे कंपनीज है जो ग्रोइंग है या जो काफी सिक्लिकल है, वो केस में आप इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट को, इंडस्ट्री के एवरेज रेट को कंसीडर नहीं कर सकते हो, बिकॉज सिक्लिकल कंपनीज हो गया या फिर ग्रोइंग कंपनीज हो गया, इनका ग्रोथ रेट काफी वॉलेटाइल होता है। तो इनका कोई भी वेरिएबल्स, इन कंपनी के वेरिएबल्स को फोकस करने के लिए इंडस्ट्री के एवरेज को कंसिडर नहीं किया जाता, राइट। तो कहने का मतलब है सर, इंडस्ट्री के एवरेज को कब कंसिडर किया जाता है, उन कंपनीज के केस में जो मेच्योर में है। हाउएवर अगर ग्रोथ एंड सिक्लिकल में बिलोंग कर रहे हो तो उनके केस में इंडस्ट्री एवरेज नहीं लिया जाता, बिकॉज ग्रोथ रेट्स आर वेरी मच वॉलेटाइल। क्वेश्चन क्या पूछा है, assuming a forecast object will converge to a historical base rate is most appropriate for mature industries। ठीक है, सिक्लिकल एंड ग्रोथ के केस में हिस्टोरिकल बेस रेट नहीं यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, a manager states that the objectives of a firm's risk management process, फर्म्स रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस, ये हम लोग पोर्टफोलियो के रिस्क मैनेजमेंट टॉपिक में करते हैं। इसका स्टेप्स रहता है कि सबसे पहला टू आइडेंटिफाई द रिस्क टॉलरेंस लेवल, एंड सेकंड आइडेंटिफाई एंड मेजर द रिस्क फेस्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे करके स्टेप्स रहते हैं। देखते हैं क्या पूछा है। A manager states that the objective of a firm's risk management process should be to, सबसे पहला identify the firm's risk tolerance, ये है part of the risk management process. Identify and measure the risk faced by the organization, this is a part of risk management process. Minimize or eliminate the risk, ये कभी भी रिस्क मैनेजमेंट का मतलब नहीं होता है। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि सर ऑर्गेनाइजेशन को वो रिस्क लेना चाहिए जिसमें ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपर्टीज है, एंड वो रिस्क और कुछ ऐसे रिस्क जो ऑर्गेनाइजेशन ने ले लिया है लेकिन उस रिस्क में ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपर्टीज नहीं है, तो ऐसे टाइप के रिस्क को हेज कर देना चाहिए, एंड कुछ रिस्क ऑर्गेनाइजेशन को अवॉइड कर देना चाहिए। दिस इज द मीनिंग ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट ये नहीं बोलता है कि रिस्क मिनिमाइज कर दो, रिस्क लो ही मत, क्योंकि अगर रिस्क लोगे नहीं तो ऑर्गेनाइजेशन रिटर्न कैसे कमाएगा, राइट। रिस्क है तो रिटर्न है ना, right? तो ये जो है ना, मिनिमाइज और एलिमिनेट रिस्क, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस। क्वेश्चन ने क्या बोला है, विच ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव इज लीस्ट अप्रोप्रिएट इन द रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस, दैट इज मिनिमाइजिंग और एलिमिनेटिंग द रिस्क। क्वेश्चन नंबर 6, अदर थिंग्स इक्वल अ फिक्स्ड कूपन बॉन्ड विल हैव लेस कन्वेक्सिटी। लेस कन्वेक्सिटी आपको दिक्कत हो रहा है तो आप ऐसे समझो कि सर जो भी बॉन्ड्स कम वॉलेटाइल है, इसका मतलब उसका ड्यूरेशन कम है, इसका मतलब उसका कन्वेक्सिटी कम है। इस तरीके से ना फास्ट एकदम पिकअप होगा। आपको बॉन्ड वॉलेटिलिटी थ्योरम से याद होगा, 3 थ्योरम है। लोअर वाईटीएम, अब मैं ऐसे बोल रहा हूँ, लोअर वाईटीएम हायर वॉलेटिलिटी, हायर वॉलेटिलिटी मतलब हायर ड्यूरेशन, हायर ड्यूरेशन मतलब हायर कन्वेक्सिटी। सेकंड, लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स आर मोर वॉलेटाइल देन द शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स, तो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स आर मोर वॉलेटाइल मतलब लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स का ड्यूरेशन भी ज्यादा, लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स का कन्वेक्सिटी भी ज्यादा। थर्ड, लोअर कूपन बॉन्ड्स आर मोर वॉलेटाइल देन द हायर कूपन बॉन्ड्स, तो लोअर कूपन बॉन्ड्स आर मोर वॉलेटाइल मतलब उनका हायर ड्यूरेशन मतलब उनका हायर कन्वेक्सिटी। यहाँ पे क्या पूछा है, बताओ ना, ये तीनों में से किसका लेस कन्वेक्सिटी होगा। ये पता करने के लिए आप ये देखो कि यार ये तीन में से सबसे कम वॉलेटाइल कौन सा है। सबसे कम वॉलेटाइल मतलब कम ड्यूरेशन मतलब कम कन्वेक्सिटी। कूपन रेट इज लोअर, अगर लोअर कूपन है तो हायर वॉलेटाइल है। यील्ड टू मेच्योरिटी इज लोअर, लोअर वाईटीएम है तो हायर वॉलेटाइल है। टाइम टू मेच्योरिटी शॉर्टर, सर शॉर्टर बॉन्ड्स लेस वॉलेटाइल होते हैं मतलब लेस ड्यूरेशन मतलब लेस कन्वेक्सिटी। क्वेश्चन नंबर 7, an industry is experiencing a significant increase of a unionized labor
एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री ऐसा है जहां पे लेबर यूनियंस का काफी ज्यादा डोमिनेशन है, लेबर यूनियन बहुत ज्यादा है, राइट? तो वो केस में सुनो ना, एक होते हैं सप्लायर ऑफ द रॉ मटेरियल, एक होते हैं सप्लायर ऑफ द ह्यूमन ह्यूमन फोर्स, राइट? रॉ मटेरियल के सप्लायर और ह्यूमन कैपिटल के सप्लायर। तो एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री है जहां पे लेबर यूनियंस का काफी ज्यादा डोमिनेंस है, वही लिखा हुआ है, इंडस्ट्रीज एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन यूनियनाइज लेबर। तो कहीं ना कहीं लेबर यूनियन के पास थोड़ा सा आर्म ट्विस्टिंग पावर रहेगा कंपनी के टुवर्ड्स। लेबर यूनियन जैसा चाहे वैसे कंपनी को अपने ट्यून्स पे डांस करवा सकता है, उन लोग स्ट्राइक्स कभी भी करवा सकते हैं, राइट? और लेबर्स को सैलरी ज्यादा देने का बात कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है सर, लेबर यूनियन का डोमिनेंस रहेगा उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में। तो ये क्या चीज, मतलब ये क्या बोल रहा है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पोर्टर्स फाइव फोर्सेस दिस चेंज मोस्ट लाइकली इंप्लाइज कि सर बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर ज्यादा है। सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल नहीं है, लेकिन सप्लायर ऑफ ह्यूमन कैपिटल तो है ही, राइट? लेबर फोर्स का सप्लायर है और उनका क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, तो दे आर इन अ पोजिशन टू आर्म ट्विस्ट द कंपनी। तो बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स बढ़ जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, इनफैक्ट अभी तक सारे क्वेश्चंस के सारे क्वेश्चंस बढ़िया हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एक्यूरेट रिगार्डिंग कोर सैटेलाइट अप्रोच? जैसे कोर सैटेलाइट अप्रोच आपको दिखा, तो कोर सैटेलाइट, कोर मेजॉरिटी ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स इज पैसिवली मैनेज, ये हो गया कोर, एंड कुछ पोर्शन इज एक्टिवली मैनेज्ड, इसी को कहते हैं कोर सैटेलाइट अप्रोच। ऑप्शन ए क्या कह रहा है? बोथ द कोर एंड सैटेलाइट अप्रोच, सॉरी सैटेलाइट पोर्टफोलियोज यूटिलाइज एक्टिव स्ट्रेटजीज। नो, कोर के केस में पैसिव होता है, सैटेलाइट के केस में एक्टिव होता है। पैसिवली मैनेज्ड इंडेक्सेस आर यूज्ड फॉर द कोर एंड एक्टिव स्ट्रेटजीज आर यूज्ड फॉर द सैटेलाइट। सही है। सी रॉन्ग होगा, एक्टिव स्ट्रेटजीज आर यूज्ड फॉर कोर, गलत, कोर के लिए तो पैसिव होता है। Question number 9. Among the real estate investment forms, a mortgage REIT and all that is nothing but the public debt investment. Stanley Park has allocated his funds across many different retirement and non-retirement accounts. Okay. His investment objectives are varied and include some key short-term objectives and some desired but not mandatory long-term ones. Park has set aside specific financial assets for each objective. Okay. ये लाइन जैसे आपको दिख गया ना, स्टैनली पार्क है, इसने हर एक गोल के लिए अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स करके रखा हुआ है। कुछ इन्वेस्टमेंट ऐसे करके रखा हुआ है जो उसको रिटायरमेंट के बाद हेल्प करेंगे, कुछ इन्वेस्टमेंट्स ऐसे करके रखा हुआ है जो उसको यू नो रिटायरमेंट के पहले कुछ हेल्प करेंगे, कुछ इन्वेस्टमेंट्स ऐसे करके रखा हुआ है जो उसके क्या लिखा हुआ है ना, डिजायर्स को फुलफिल करेंगे। कहने का मतलब है सर, हर एक गोल के लिए मैंने सेपरेट सेपरेट इन्वेस्टमेंट्स करके रखा हुआ है। ये टोन इटसेल्फ मेंटल अकाउंटिंग का है। मेंटल अकाउंटिंग मतलब यार हर एक फाइनेंशियल गोल के लिए या हर एक गोल के लिए मैंने अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स कर रखा है। दिस इज नोन एज मेंटल अकाउंटिंग। फ्रेमिंग बायस हो नहीं सकता है, क्योंकि फ्रेमिंग बायस में क्या होता है ना, एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन, सेम इन्फॉर्मेशन को आप अलग तरीके से फ्रेम करते हो, तो डिसीजन अगर चेंज हो रहा है, इसका मतलब आप फ्रेमिंग बायस एग्जिबिट कर रहे हो, राइट? ओवर कॉन्फिडेंस हो नहीं सकता। ओवर कॉन्फिडेंस में जनरली इनका टोन ऐसा रहता है कि एक पर्सन काफी ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है, जिसकी वजह से उसने डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो नहीं बनाया, उसने पैसे को कुछ स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया, राइट? इसका मतलब ओवर कॉन्फिडेंस है। ये जो है ना कि यार अलग अलग गोल्स के लिए अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स करना, दिस इज द टोन ऑफ द मेंटल अकाउंटिंग। क्वेश्चन नंबर 11, द सोर्स ऑफ अ हेज फंड्स रिटर्न दैट इज एट्रीब्यूटेबल टू सिक्योरिटी सिलेक्शन। हेज फंड का जो रिटर्न है ना, हेज फंड रिटर्न, इसको अगर ब्रेक करोगे ना तो तीन सोर्स में आप ब्रेक कर सकते हो। एक है आपका मार्केट बीटा, एक है आपका स्ट्रैटेजी बीटा, और एक है आपका अल्फा। सर वो पर्टिकुलर हेज फंड का मार्केट में कितना एक्सपोजर था, वो मार्केट बीटा को एलोकेट करेंगे, अपोर्शन करेंगे। सर एक पर्टिकुलर हेज फंड ने कौन सा स्ट्रैटेजी लगाया, से फॉर एग्जांपल लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रैटेजी लगाया, तो वो स्ट्रैटेजी बीटा को अपोर्शन करेंगे। टोटल हेज फंड का रिटर्न
सब से फॉर एग्जांपल 18% आया तो 18% को अपोर्शन कर रहे हैं। कुछ हेज फंड ने मार्केट्स में पोजीशन बनाया होगा, मार्केट में एक्सपोजर लिया रहेगा, तो कुछ उसको एलोकेट करेंगे, कुछ स्ट्रैटेजी की वजह से आया होगा एंड कुछ स्टॉक सिलेक्शन की वजह से आया होगा, राइट। वी आर जस्ट 18% जो अर्न किया ना हेज फंड ने, उसको एलोकेट कर रहे हैं कि यार कितना परसेंट किसके वजह से, राइट। तो कुछ परसेंट मार्केट में एक्सपोजर लिया उसके वजह से, कुछ परसेंटेज यार एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी ने अर्न किया उसके वजह से, एंड कुछ परसेंटेज स्टॉक सिलेक्शन स्किल्स, एक हेज फंड ने यार सही स्टॉक्स वगैरह सिलेक्ट किया उसको एलोकेट करते हैं, एंड वो चीज कैप्चर होता है अल्फा में। The source of a hedge fund's return that is attributable to security selection is best described as alpha. Question number 12. Under which type of pension plan are the retirement benefit payments? Sorry, फिर से पढ़ रहा हूँ. Under which type of pension plan are retirement benefit payments an obligation of the sponsoring firm? जहाँ पे स्पॉन्सरिंग फर्म जो कि एम्प्लॉयर होता है वो बोलता है कि यार एम्प्लॉयर्स को कितना बेनिफिट मिलना चाहिए, इसका ऑब्लिगेशन मैं लेता हूँ। जो मेरे एम्प्लॉयज है ना, उन लोग रिटायर होने के बाद उनको कितना बेनिफिट मिलना चाहिए, इसका ऑब्लिगेशन एम्प्लॉयर मैं खुद ले रहा हूँ, अगर ऐसा है इसका मतलब इट विल फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ डिफाइंड बेनिफिट। फील द वर्ड ना, कितना बेनिफिट से वो डिफाइन कर रहे हैं आज से, तो वो हो जाएगा आपका डिफाइंड बेनिफिट प्लान। एक होता है डीसी प्लान, डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन प्लान, जहां पे एम्प्लॉयर ये बोलता है कि यार मैं मेरा हिस्से का कॉन्ट्रीब्यूट कर देता हूँ, राइट। अब एम्प्लॉय ने खुद का हिस्से का कुछ सैलरी कंट्रीब्यूट किया, एम्प्लॉयर ने कुछ कंट्रीब्यूट किया, वो एक फंड को दे देंगे। अब फंड उसको कैसे संभाल रहे हैं, खराब तरीके से अच्छे तरीके से, वो हेडेक एम्प्लॉयर नहीं ले रहा है। अगर ऐसा है इसका मतलब इट विल फॉल अंडर द डीसी प्लान, डिफाइंड कंट्रीब्यूशन, जहां पे एम्प्लॉयर बोल रहा है कि यार मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन आर डिफाइंड, उसका जिम्मेदारी मैं ले रहा हूँ, राइट। लेकिन एम्प्लॉयर बोल रहा है कि यार रिटायरमेंट के बाद कितना बेनिफिट मिल रहा है ये आई विल टेक एन ऑब्लिगेशन, मतलब बेनिफिट्स आर डिफाइंड, ठीक है, डिफाइंड बेनिफिट प्लान। क्वेश्चन नंबर 13. If the availability of the physical commodity over the period of a forward contract has a value to the users, इससे फिजिकल कमोडिटी होने से वैल्यू है, मतलब वो होने का अलग सेटिस्फैक्शन है। क्लियर कट अगर ऐसा टोन है ना, मतलब कन्वीनियंस यील्ड पे बात कर रहा है। द कमोडिटी इज सेट टू प्रोवाइड कन्वीनियंस यील्ड, कि सर एक ने स्टॉक बाई किया और एक ने फॉरवर्ड बाई किया ऑन दैट स्टॉक, लेकिन जिसने स्टॉक बाई किया है वो ज्यादा मतलब कन्वीनियंस दे रहा है, मतलब इट हैज अ कन्वीनियंस यील्ड। वैसा मैं ऑब्वियसली बहुत ज्यादा स्ट्रेच करके डाइवर्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बूस्टर डोज चल रहा है, राइट। बहुत सारे लोगों को वैसे ही याद आ रहा होगा क्या हो रहा है, ठीक है, ये फुल फ्लेजेड एक्सप्लेनेशन तो है ही नहीं। एन इंक्रीज इन विच ऑफ द फॉलोइंग विल डिक्रीज द नेट कॉस्ट ऑफ कैरी, तो एक बार नेट कॉस्ट ऑफ कैरी क्या होता है वो देख लें। नेट कॉस्ट ऑफ कैरी इज इंटरेस्ट कॉस्ट प्लस स्टोरेज कॉस्ट माइनस, यहाँ पे लिख देता हूँ कन्वीनियंस यील्ड सी वाई। तो बोल रहा है क्या चीज के बढ़ने से, एन इंक्रीज इन विच ऑफ द फॉलोइंग विल डिक्रीज द नेट कॉस्ट ऑफ कैरी। बोलो, अगर इंटरेस्ट कॉस्ट में बढ़ा रहा हूं तो नेट कॉस्ट ऑफ कैरी तो बढ़ेगा, स्टोरेज कॉस्ट बढ़ा रहा हूं तो नेट कॉस्ट ऑफ कैरी तो बढ़ेगा, लेकिन सर अगर कन्वीनियंस यील्ड बढ़ा रहे हैं तो नेट कॉस्ट ऑफ कैरी क्या होगा, गिरेगा। A portfolio manager is most likely to complete a top-down analysis of the investment environment in which step of the portfolio management process? portfolio management process का 3 स्टेप होता है, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, फीडबैक। जिसमें से जो एग्जीक्यूशन स्टेप होता है ना, उसके अंदर हम लोग 3 चीज करते हैं। नंबर 1 स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन, नंबर 2 सिक्योरिटी सिलेक्शन, एंड नंबर 3 पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन। तो जो एग्जीक्यूशन स्टेप के अंदर जो ये सिक्योरिटी सिलेक्शन वाला स्टेप है ना, वहां पे हम लोग करते हैं टॉप डाउन एनालिसिस या फिर बॉटम अप एनालिसिस, EIC और CIE। तो ये एग्जीक्यूशन स्टेप में करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16. चेंजेस इन अ फिक्स्ड कूपन बॉन्ड्स कैश फ्लो, फिर से, चेंजेस इन अ फिक्स्ड कूपन बॉन्ड्स कैश फ्लो दैट रिजल्ट फ्रॉम चेंजेस इन द यील्ड। बोल रहा है अगर इंटरेस्ट रेट चेंज होगा तो कैश फ्लो ही चेंज हो जाएगा। ये चीज को कौन समझता है, फिक्स्ड इनकम में किया है, ये चीज को इफेक्टिव ड्यूरेशन ज्यादा बेटर तरीके से समझता है। मॉडिफाइड ड्यूरेशन क्या चीज को समझता है पता है, कि सर अगर इंटरेस्ट रेट चेंज होता है ना तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश फ्लो चेंज होगा, ये चीज मॉडिफाइड ड्यूरेशन समझता है, राइट। मॉडिफाइड बोलो, मॉडिफाइड के नीचे मैक्यूले है, मैक्यूले से तो मॉडिफाइड आता है। लेकिन इफेक्टिव ड्यूरेशन ये चीज समझता है कि इंटरेस्ट रेट चेंज होने से कैश फ्लो भी चेंज हो सकते हैं, राइट। तो इफेक्टिव ड्यूरेशन जनरली इसीलिए इसीलिए तो कॉलेबल बॉन्ड एंड पुटेबल बॉन्ड के केस में इफेक्टिव ड्यूरेशन को यूज करते हैं, क्योंकि इफेक्टिव ड्यूरेशन ये चीज को समझता है कि यार अगर इंटरेस्ट रेट कम होता है तो कॉलेबल बॉन्ड कॉल हो जाएगा, या फिर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो पुटेबल बॉन्ड पुट हो जाएगा, कैश फ्लोज कैन चेंज।
क्वेश्चन नंबर 17, a securities transaction is set to take place in the primary market. प्राइमरी मार्केट में अगर कोई सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन हो रहा है, इसका मतलब वो न्यूली इशूड आईपीओ टाइप से, इफ द सिक्योरिटी इज न्यूली इशूड। ओ सॉरी, बहुत नीचे चलेगा। क्वेश्चन नंबर 18, एन एनालिस्ट गैदर द फॉलोइंग डेटा अबाउट थ्री स्टॉक्स ए बी एंड सी। बीटा देके रखा हुआ है, एस्टिमेटेड रिटर्न देके रखा हुआ है, ओके, एक्सपेक्टेड रिटर्न देके रखा हुआ है। इफ द रिस्क फ्री रेट is 8% and the market risk premium is 7%, the analyst is least likely to recommend buying। बोल रहे ए बी सी में क्या चीज को बाई नहीं करेगा, लीस्ट लाइकली बाइंग। तो हमने तो एक चीज देखा हुआ है, इफ यू जस्ट रिकॉल द पोर्टफोलियो, उसमें अगर एक्सपेक्टेड रिटर्न या फिर एस्टिमेटेड रिटर्न इफ इट इज ग्रेटर देन रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, तो हम लोग कहते हैं ये अंडर वैल्यूड है। अंडर वैल्यूड है तो बाई करेंगे। However, if expected return is equal to required return, तो हम लोग कहेंगे फेयरली वैल्यूड है। और अगर एक्सपेक्टेड रिटर्न इज लेस देन रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, तो हम लोग कहेंगे ओवर वैल्यूड है। एंड ओवर वैल्यूड है तो सेल है। मतलब बोल सकता हूँ बाई मत करो सर, सेल करो। अपने को क्या ढूंढना है, द एनालिस्ट इज लीस्ट लाइकली टू रेकमेंड बाइंग, क्या चीज को बाई रिकमेंडेशन नहीं देगा। ऑब्वियसली ये तीनों स्टॉक में से किसका ई आर लेस देन आर ई है, राइट। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आर ई निकाल लेंगे पहले वाले का। चलो कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला क्या है, आर एफ 8% प्लस आर एम माइनस आर एफ देके रखा हुआ है, मार्केट रिस्क प्रीमियम 7% इंटू बीटा। तो प्लीज करो, पहले वाले स्टॉक का कर रहे हैं, 7 इंटू 1.5 प्लस 8, ये आ रहा है 18.5%। देखो ई आर इज लेस देन आर ई, इसका मतलब ये ओवर वैल्यूड है। मतलब इसको सेल रिकमेंडेशन करेगा, इसको बाई करने का तो नहीं सोचेगा वो। मतलब स्टॉक ए, एक बार बी का भी कर देते हैं। 7 इंटू 1.1 प्लस 8, 15.7 है ये तो यहाँ पे सर ई आर और आर ई सेम है, तो फेयरली वैल्यूड है। थर्ड वाला कर देते हैं, 7 इंटू 0.6 प्लस 8, 12.2। यहाँ पे 12.5 इज ग्रेटर देन 12.2, इसका मतलब ये क्या अंडर वैल्यूड है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, in explaining the merits of natural resource investments such as raw land, timberland and farmland, a financial advisor can most accurately state that farmland is typically held by institutions। okay, just याद रखना, एक होता है रॉ लैंड एंड टिम्बर लैंड, ये सबसे ज्यादा इंस्टीट्यूशंस लोग होल्ड करते हैं, मतलब इंस्टीट्यूशंस लोग इसमें पैसा लगाते हैं ज्यादा। और जो आपका फार्म लैंड है ना, उसमें ज्यादा इंडिविजुअल्स लोग पैसा लगाते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, फार्म लैंड इज टिपिकली हेल्ड बाय इंस्टीट्यूशंस, रॉन्ग। जनरली इट्स टिपिकली हेल्ड बाय इंडिविजुअल्स, तो ये रॉन्ग है। लिक्विडिटी इज अ प्राइमरी कंसर्न फॉर ऑल थ्री इन्वेस्टमेंट्स, परफेक्ट। चाहे इन्वेस्टमेंट्स आप फार्म लैंड में करो, टिम्बर लैंड में करो या रॉ लैंड में करो, बेचने टाइम में डिफिकल्टी आने वाला है, राइट। जब चाहे तब आप बेच नहीं पाओगे, तो लिक्विडिटी इज अ कंसर्न, सही बोल रहे हैं। सी क्या है, फार्म लैंड लॉट साइज आर यूजुअली बिगर देन टिम्बर लैंड लॉट साइज, गलत बोल रहे हैं। लॉट साइज का मतलब एरिया, जनरली टिम्बर लैंड का एरिया ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू फार्म लैंड, राइट। तो सी भी रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द मेन बेनिफिट ऑफ अ परमिशनलेस नेटवर्क। ओके, परमिशनलेस नेटवर्क अगेन हम लोग ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स में करते हैं इन डिजिटल एसेट्स। तो एक बार मैं वैसे लूजली समझा रहा हूँ एनालॉजी देके। परमिशनलेस नेटवर्क का मतलब आपको परमिशन लेने का जरूरत नहीं है। जस्ट इमेजिन करो ना, जस्ट एक प्ले ग्राउंड में सपोज 4 लोग खेल रहे थे, और वो प्लेग्राउंड में और भी बहुत सारे बच्चे आ गए, तो जो 4 लोग ऑलरेडी खेल रहे थे उन लोग वो 4 लोग के साथ जुड़ गए। सर परमिशन लेने का जरूरत पड़ा क्या, उनसे पूछना है क्या मैं खेलूं क्या, नहीं नहीं नहीं, आके कोई भी जुड़ सकता है। तो पहले 4 थे, अब और 4 आ गए, 8 बन गए। अब और 4 आ गए, 12 बन गए, ऐसे करके कोई भी आके जुड़ सकता है, तभी तो हो गया परमिशन लेस। तो ऐसा जुड़ते गए जुड़ते गए जुड़ते गए तो बहुत सारे बच्चे जुड़ गए, 50-60 बच्चे जुड़ गए और सब लोग एक साथ ही गेम खेल रहे हैं, राइट। तो कहने से
बहुत सारे लोग गेम खेल रहे हैं तो उसको मैनेज करना डिफिकल्टी हो जाता है, राइट? बहुत डिफिकल्ट होता है, कोऑर्डिनेशन बहुत डिफिकल्ट होता है, राइट? लेकिन वो लोग, वो पूरे के पूरे 50 लोग में से अगर कोई 2-4 जन घर चले भी जाते हैं तो क्या गेम रुकेगा? क्या गेम नहीं रुकेगा, राइट? आप इस तरीके से आपको पिकअप करना पड़ेगा डिजिटल एसेट्स को। तो परमिशनलेस नेटवर्क है, इसका मतलब यार विदाउट टेकिंग परमिशन लोग जुड़ सकते हैं। जुड़ेंगे तो ग्रुप बड़ा बनते जाएगा, बड़ा बनते जाएगा। जितना बड़ा ग्रुप उतना ही डिफिकल्टी होगा मैनेज करने में, राइट? कोऑर्डिनेशन उतना ही वीक होगा, राइट? बट किसी एक या दो या तीन के जाने से गेम रुकेगा नहीं। लेट्स सी क्या बोला है। इन कॉन्ट्रास्ट विथ परमिशन नेटवर्क, अ परमिशनलेस नेटवर्क इज मोर कॉस्ट एफिशिएंट। नो, लेस कॉस्ट एफिशिएंट, क्योंकि बहुत बड़ा ग्रुप बन जाता है, उसको मैनेज एंड ऑल दैट करने का इट्स पेनफुल टास्क। तो मोर कॉस्ट एफिशिएंट नहीं है। इनफैक्ट परमिशनड मोर कॉस्ट एफिशिएंट है, परमिशनलेस लेस कॉस्ट एफिशिएंट है। सेकंड, अ परमिशनलेस नेटवर्क हैज अ नो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। किसी भी एक, दो या तीन लोग के घर जाने से गेम रुकेगा नहीं। दिस इज द करेक्ट आंसर। सी क्या बोल रहा है, एनेबल्स फास्टर ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। गलत, राइट? बहुत सारे लोग गेम में जुड़े हैं तो कोऑर्डिनेशन ऑल दैट बोला ना मैंने, बहुत स्लो होगा, राइट? फास्टर ट्रांसफर नहीं होगा, स्लो होगा ट्रांसफर। क्वेश्चन नंबर 21, for a stock that is a beta of 0.95, beta of 0.95, it is most likely that obviously slope of its characteristic line is 0.95। जो कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन होता है ना आपका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में, राइट? तो कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन का स्लोप ही बीटा है। बी क्या बोल रहे हैं, द मार्केट इज 95% एज वॉलेटाइल। नहीं, द स्टॉक इज 95% वॉलेटाइल विथ रिस्पेक्ट टू मार्केट। मतलब अगर मार्केट 1% चेंज हुआ तो स्टॉक 0.95% चेंज हो, राइट? तो 95% वॉलेटाइल हुआ ना स्टॉक। यहाँ पे गलत है, मार्केट बोल रहा है 95% वॉलेटाइल, स्टॉक है। सी क्या बोल रहे हैं, द वेरियंस ऑफ द मार्केट रिटर्न इज 95% ऑफ द कोवेरियंस रिटर्न। ना 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 ना, बीटा का फॉर्मूला याद है? बीटा का फॉर्मूला इज कोवेरियंस बिटवीन स्टॉक एंड मार्केट डिवाइड बाय वेरियंस ऑफ मार्केट, राइट? अब मैं वेरियंस ऑफ मार्केट को उधर लेके जाता हूं, तो कैन आई राइट लाइक दिस, देयरफॉर covariance between stock and market is equal to variance of market into beta, right? तो इनको अगर सही मायने में बोलना है तो इनको ऐसा बोलना चाहिए था, द कोवेरियंस ऑफ मार्केट इज 0.95, दैट इज बीटा इनटू वेरियंस ऑफ द मार्केट, राइट? तो ये भी रॉन्ग है, तो बी भी रॉन्ग है, सी भी रॉन्ग है, ए करेक्ट। ठीक है, तो ये था आपका बूस्टर डोज नंबर 3। एज आई सेड, इसमें मैंने क्वेश्चंस डेलिबरेटली कम रखा है, मेरे को थोड़ा टाइम नहीं मिला, राइट? आज मैंने सोचा था वीडियो नहीं लाऊं, बट मैंने थोड़ा सा टाइम अगर मिल गया था तो मैंने सोचा कि यार एक वीडियो शूट कर देते हैं। अब डायरेक्टली मंडे से आएंगे। आई विल ट्राई कि क्वेश्चंस का सेट्स थोड़ा सा मैं बड़ा कर दूं, ठीक है? जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो। टिल दैट टाइम कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है, पढ़ाई करते रहना है, कोई फ्रस्ट्रेशन डेवलप नहीं करना है, उससे आप अपना एफिशिएंसी को हर्ट करोगे। प्लीज ऐसा मत करो, आराम से पढ़ो, रिलैक्स होके पढ़ो, सब चीज आपको याद आ जाएगा, ठीक है? तो चलो मंडे से हम लोग मिलते हैं। टेक केयर, बाय।